Jai Hind. In this lecture, we will study the concept of transfer function and zero pole concept in control system. First, we will study transfer function. जो ट्रांसफर फंक्शन है हमेशा एलटीआई सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया जाता है और कंट्रोल सिस्टम में हम एलटीआई सिस्टम को स्टडी करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलटीआई? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन सा होगा? जो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. फर्स्ट इज लीनियर प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी. और ट्रांसफर फंक्शन हमेशा एलटीआई सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं. अब मैं एलटीआई सिस्टम को ब्रीफ में डिस्कस करूंगा. एलटीआई सिस्टम लीनियर और साथ में टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए. पहले लीनियर प्रॉपर्टी देखते हैं. सिस्टम को लीनियर कब कहा जाता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी ए लीनियर इफ इट सेटिस्फाइज होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी प्रॉपर्टी. तब सिस्टम लीनियर कब होगा? जब दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी एंड सेकंड वन इज एडिटिविटी. पहले होमोजेनिटी देखते हैं. होमोजेनिटी इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलिंग. इफ द इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट a, देन द आउटपुट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट. अब स्केलिंग का मतलब क्या है? मेरे पास है x1t इनपुट सिग्नल. अगर इसको मैं सिस्टम में अप्लाई करता हूं, अगर मुझे आउटपुट मिलती है y1t, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. अगर इनपुट में मैं a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आउटपुट जो रिस्पॉन्स होगा वो भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो दिस इज ए स्केलिंग प्रॉपर्टी. अब जो लीनियर सिस्टम है वो होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. होमोजेनिटी तो मैंने देख लिया, अब एडिटिविटी को देखते हैं. इफ द इनपुट इज ए सम ऑफ टू सिग्नल, then the output is also sum of individual outputs. Additivity is also called as superposition principle. अब इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक सिस्टम है, अगर मैंने ये इनपुट अप्लाई की, उस सिस्टम की जो आउटपुट मिलेगी टाइम डोमेन को, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं y1t के साथ. उसी तरह से उस सिस्टम में मैं x2t इनपुट अप्लाई करता हूं, तो उस केस में अगर मुझे आउटपुट y2t मिलती है. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? अब सेम सिस्टम में अगर इन दोनों सिग्नल को मैं ऐड करके एंटर कर देता हूं. पहले मैंने सिस्टम में इंडिविजुअल इन दोनों सिग्नल को एंटर किया. जब इसको पहले एंटर किया तो आउटपुट ये मिली, बाद में इसको एंटर किया तो आउटपुट ये मिली. अब उस सिस्टम में दोनों सिग्नल को मैंने इकट्ठा ऐड करके एंटर कर दिया. अब आउटपुट क्या मिलेगा? तो उस केस में जो आउटपुट होगा इन दोनों रिस्पॉन्स का एडिशन होगा, दैट इज y1t प्लस y2t. तो दिस इज एडिटिविटी प्रॉपर्टी. अब लीनियर सिस्टम होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी दोनों को फॉलो करता है. अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं कंबाइन कर देता हूं, तो कंबाइन कैसे करेंगे? अगर किसी सिस्टम में इन दोनों इनपुट्स को मैं इकट्ठा अप्लाई कर देता हूं, तो उस केस में आउटपुट किसके इक्वल मिलेगी? अगर इन दोनों इनपुट्स को मैं अलग अलग करके सिस्टम में एंटर करता हूं और जो आउटपुट्स मिलेगी उन आउटपुट्स को मैं कंबाइन कर देता हूं, तो वो आउटपुट मिलेगी y1 y2t. दिस इज एडिटिविटी प्रॉपर्टी. अगर होमोजेनिटी मैं कंसीडर करता हूं, तो होमोजेनिटी क्या बोलती है? इसको अगर a1 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसको मैंने b1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y1t किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? a1 के साथ, और y2t b1 के साथ. तो बच्चों, जब भी कोई सिस्टम लीनियर होगा तो इस प्रिंसिपल को वो फॉलो करेगा. अब सेकंड वन है, एलटीआई जो सिस्टम होता है वो लीनियर भी होता है और साथ में टाइम इनवेरिएंट भी होता है. नाउ व्हाट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम? अ सिस्टम इज सेड टू बी अ टाइम इनवेरिएंट इफ इट्स बिहेवियर डज नॉट चेंज ओवर द टाइम. अगर सिस्टम का बिहेवियर टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो उसको बोला जाता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो डेफिनेशन क्या होगी? इफ यू डिले द इनपुट सिग्नल, अगर मैं इनपुट सिग्नल में डिले करता हूं, द आउटपुट आल्सो डिले बाय द सेम अमाउंट. आउटपुट में भी सेम डिले होगा विदाउट एनी चेंजिंग इन द मैग्नीट्यूड. जैसे मेरे पास सिग्नल है xt, अगर इसको मैं सिस्टम में एंटर करता हूं और जो मुझे आउटपुट मिली उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाई टी.
देन अकॉर्डिंग टू टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अगर मैं इनपुट में डिले कर देता हूं तो डिले कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल मैंने डिले किया t-t0, मैंने इनपुट साइड कर दिया डिले। अब सेम जो डिले होगा वो आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा t-t0 विदाउट एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड। तो बच्चों एलटीआई सिस्टम कौन से होते हैं? एक तो वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा एंड सेकंड वन इज टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अनदर कंसेप्ट इज इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। अब एलटीआई सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं कंसेप्ट देखूंगा इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। मेरे पास है ये सिस्टम और ये सिस्टम है एलटीआई, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये लीनियर भी है और साथ में टाइम इनवेरिएंट भी है। और कंट्रोल में जो हम सिस्टम स्टडी करते हैं वो एलटीआई होते हैं। नॉन एलटीआई सिस्टम के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर इस एलटीआई सिस्टम में मैं इनपुट अप्लाई करता हूं तो जो आउटपुट मिलती है उसको रिस्पॉन्स बोला जाता है। इंपल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब? अगर इस एलटीआई सिस्टम में मैं इंपल्स सिग्नल अप्लाई करता हूं, अब जो आउटपुट मिलेगी उसको मैं बोलूंगा इंपल्स रिस्पॉन्स, और इंपल्स रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ht के साथ। तो सिंपली अगर इनपुट में इंपल्स सिग्नल अप्लाई किया तो जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ht। तो सिंपली बच्चों ht है इंपल्स रिस्पॉन्स। तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम व्हेन द इनपुट सिग्नल इज एन इंपल्स सिग्नल। जब इनपुट इंपल्स सिग्नल होगी जो आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ht से। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ht। तो जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा वो टाइम डोमेन में होगा ht। अब इस इंपल्स रिस्पॉन्स का बेनिफिट क्या है? अब बच्चों इनपुट में आप कोई भी सिग्नल ले लो, इट कैन बी यूनिट स्टेप, इट कैन बी रैंप, इट कैन बी पैराबोलिक, आप कोई भी सिग्नल इनपुट में अप्लाई कर दो। इंपल्स रिस्पॉन्स की हेल्प से मैं आउटपुट बता सकता हूं और उस आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जर्नल इनपुट ले लिया xt, इट कैन बी एनी इनपुट, इट कैन बी साइन, इट कैन बी कोस, इट कैन बी एनी इनपुट। और इंपल्स रिस्पॉन्स है ht। इंपल्स रिस्पॉन्स क्या बताएगा? जब इस सिस्टम में इनपुट इंपल्स होगी तो जो आउटपुट होगी वो होती है इंपल्स रिस्पॉन्स। फिर मैंने कोई भी इनपुट अप्लाई कर दी तो उस केस में ये जो आउटपुट होगी ये किसके इक्वल होगी? एनी इनपुट xt कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा। कॉन्वोल्यूशन किसके साथ करना है? इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ। तो ये सिग्नल कोई भी हो सकता है। जैसे आप ht के साथ कॉन्वोल्यूशन करोगे तो मुझे yt मिल जाएगा। तो इंपल्स रिस्पॉन्स की हेल्प से मैं किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट बता सकता हूं और जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा दिस वन। और ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है ये जनरली एलटीआई सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। द इंपल्स रिस्पॉन्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलटीआई सिस्टम। द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम टू एनी इनपुट, अब इनपुट कुछ भी हो सकती है, इज कैलकुलेटेड बाई कन्वोल्विंग द इनपुट विद द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। yt इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ एनी इनपुट विद इंपल्स रिस्पॉन्स। तो रिलेशन क्या होगा? ये जो yt है ये किसके इक्वल होगा? xt कन्वोल्यूशन विद ht। ht इज ए इंपल्स रिस्पॉन्स। बच्चों अब ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट देखते हैं। पहले तो ट्रांसफर फंक्शन हमेशा एलटीआई सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? दिस इज एलटीआई सिस्टम, ht इज द इंपल्स रिस्पॉन्स, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। तो yt किसके इक्वल होगा? xt कॉन्वोल्यूशन विद ht। अगर मैं लैप्लास करता हूं, लैप्लास मतलब ये जो फंक्शन है xt ht yt ये टाइम डोमेन में है। अगर मैं एस डोमेन में चला जाता हूं या मैं बोलूंगा मैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाता हूं तो yt का लैप्लास क्या होगा? कैपिटल Y स्मॉल s इनटू
एक्स टी का लैप्लास होगा कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एस, एस बताता है एस डोमेन। अब अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो कॉन्वोल्यूशन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो सिंपली ये जो कॉन्वोल्यूशन है ये ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है, अगर मैं लैप्लास डोमेन में चला जाता हूं तो कॉन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एच टी का लैप्लास लिखा जाएगा एच ऑफ एस। अगर मैं यहां से एच ऑफ एस निकालता हूं तो किसके इक्वल होगा? आउटपुट रिस्पॉन्स अपॉन इनपुट रिस्पॉन्स। तो एक तरह से एच एस क्या है? लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। अब इस एच एस को बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशन आर एज्यूम टू बी जीरो। और साथ में कंडीशन क्या है? सारी की सारी जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो होनी चाहिए। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट, और साथ में इनिशियल कंडीशन को आपको जीरो करना है। अब जीरो इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है? अगर मेरे पास जर्नल में कोई एक सर्किट है, अगर मैं उसमें इनपुट्स अप्लाई करता हूं तो जो आउटपुट मिलेगी, आउटपुट को बोला जाएगा टोटल रिस्पॉन्स। और उस टोटल रिस्पॉन्स में टू कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, सेकंड वन होता है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो टोटल रिस्पॉन्स होता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। अब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्किट है, इसको मैं चेक करता हूं एट ए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एज ए रेफरेंस लिया। इस सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई नहीं किया है, मतलब इस सर्किट में कोई भी इनपुट्स अप्लाई नहीं किया है, पर स्टिल मुझे आउटपुट मिलती है, उसको बोला जाता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। मतलब कोई भी एक्सटर्नल इनपुट्स अप्लाई नहीं की, फिर भी मुझे आउटपुट मिलती है। अब ये आउटपुट क्यों आती है? इस आउटपुट का रीजन है कि इस सर्किट में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगे होते हैं। अब एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कौन से होते हैं? कैपेसिटर एंड इंडक्टर। एट ए टाइम टी जीरो एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई नहीं किया है और इसके अंदर है कैपेसिटर, और कैपेसिटर चार्ज्ड है, और कैपेसिटर क्या करता है? एकदम से चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता। इसी तरह से इंडक्टर क्या करता है? एट ए टाइम चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता। तो सिंपली आउटपुट कैसे मिलती है? मैं कैपेसिटर का एग्जांपल लेता हूं। उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज्ड होगा, तो उस चार्ज कैपेसिटर के कारण मुझे आउटपुट मिलेगी। तो इसको बोला जाता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। मतलब एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई नहीं की गई है पर फिर भी आउटपुट मिलती है ड्यू टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लाइक कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब टोटल रिस्पॉन्स के टू कंपोनेंट होते हैं, जेड आई आर एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। अब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है? जेड एस आर इज द पार्ट ऑफ सिस्टम आउटपुट that is caused entirely by the external inputs, assuming all initial conditions are zero, that is no energy stored in capacitor or inductor at a time t equal to zero। अब टोटल रिस्पॉन्स में दोनों कंपोनेंट होंगे, तो ZSR वो पार्ट होगा जिसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो एज्यूम कर ली जाती है, और जो आउटपुट होगी फॉर एग्जांपल एट ए टाइम t जीरो, ये डिपेंड करेगी जैसे ही इनपुट सप्लाई करेंगे तभी आउटपुट मिलेगी। और इस केस में जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो एज्यूम की जाती हैं। मतलब अगर प्रेजेंट इनपुट नहीं अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जीरो मिलेगी, अगर करंट इनपुट्स अप्लाई करेंगे तो आउटपुट मिलेगी। इस पार्ट में जो इनिशियल कंडीशन है उसकी वैल्यू को जीरो ले लिया जाता है। अब बच्चों, जो ट्रांसफर फंक्शन है वो एलटीआई सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन में जो इनिशियल कंडीशन है वो जीरो होनी चाहिए, मतलब उस केस में ये जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो टोटल रिस्पॉन्स इन द केस ऑफ एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, वो केवल जेडएसआर के थ्रू ही होता है, दैट इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स।
अब अगर LTI सिस्टम में इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट होती हैं, ZIR प्रेजेंट होती हैं, उस केस में जो LTI सिस्टम होगा वो लीनियर नहीं होगा। अगर ZIR कंपोनेंट प्रेजेंट है तब सिस्टम को लीनियर नहीं बोला जाता है। और LTI सिस्टम क्या होता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो LTI सिस्टम में ये जो ZIR है इसकी वैल्यू 0 होती है और जो रिस्पॉन्स होता है वो केवल ZSR के थ्रू होता है। अब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का क्या मतलब? इट इज द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम व्हेन ऑल एक्सटर्नल इनपुट्स आर जीरो बट स्टिल यू आर गेटिंग आउटपुट। और वो आउटपुट किसके कारण मिलती है? ड्यू टू इनिशियल कंडीशन व्हाट द सिस्टम हैज नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। एक्सटर्नल इनपुट जीरो है, व्हाट द सिस्टम हैज नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन लाइक ए चार्ज्ड कैपेसिटर और करंट कैरिंग इंडक्टर। बच्चों नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा जो कैपेसिटर होता है एट ए टाइम चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता, इसी तरह से जो इंडक्टर होता है एट ए टाइम चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता। और ZR जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ड्यू टू एक्सटर्नल इनपुट ओनली, और इनिशियल कंडीशन उसमें जीरो होती है। और तो LTI सिस्टम और जो ट्रांसफर फंक्शन हम LTI सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं उसमें ZIR जीरो होता है। ZIR जीरो का क्या मतलब है? द इंडक्टर शुड हैव जीरो इनिशियल करंट एंड कैपेसिटर शुड हैव जीरो इनिशियल वोल्टेज। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं। मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी टी प्लस 2yt इक्वल टू xt। यहां पर xt है इनपुट और ये yt है आउटपुट। मुझे कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है? द लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। अब दोनों साइड लैप्लास लेके यहां पर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव लिया है तो लैप्लास क्या होगा? ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम इसको कर चुके हैं, तो इसका लैप्लास क्या होगा? एस स्क्वायर। ये जो yt है इसको एस डोमेन में लेके चला जाना है, माइनस एस की पावर एक कम कर देनी है, एस आगे आएगा स्मॉल y जीरो प्लस, आगे माइनस y डैश जीरो प्लस। दिस इज द लैप्लास ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका लैप्लास लेंगे प्लस 3 डी वाई अपॉन डी टी का लैप्लास होता है एस वाई ऑफ एस माइनस स्मॉल वाई जीरो प्लस। एस की पावर एक कम कर देते हैं और जहां एस खत्म हो जाता है वहां फार्मूले को रोक देते हैं। जैसे यहां पर क्या था? एस स्क्वायर, एस यहां पर एस नहीं आया, फार्मूला रोक दिया। यहां पर पहले एस था, एक पावर एस की कम कर दी, एस टू पावर जीरो मतलब 1। अब एस नहीं आया, फार्मूला रोक लेना है। प्लस 2 वाई टी को लैप्लास डोमेन में लेके जाना है वाई ऑफ एस, एक्स टी का लैप्लास डोमेन होगा एक्स ऑफ एस। अब ट्रांसफर फंक्शन हमेशा LTI सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं और LTI सिस्टम में जो इनिशियल कंडीशन होती हैं वो होती हैं जीरो। अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होगी तो वो सिस्टम लीनियर नहीं होगा। तो सिंपली LTI सिस्टम के लिए इनिशियल कंडीशन जीरो होती हैं, तो ये है इनिशियल कंडीशन, मतलब इसकी वैल्यू है जीरो। दिस इज इनिशियल कंडीशन, इसकी वैल्यू भी जीरो। ये भी इनिशियल कंडीशन स्मॉल y जीरो प्लस, इसकी वैल्यू जीरो। तो सेम अब क्या बचेगा? एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस ये दोनों टर्म जीरो है, इनिशियल कंडीशन जीरो है, तो 3s वाई ऑफ एस, ये भी जीरो इनिशियल कंडीशन, प्लस 2y ऑफ s इज इक्वल टू x ऑफ s। इन तीनों टर्म में से y s को मैं कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू x ऑफ s। अब इन दोनों की रेशो निकालता हूं, y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, तो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लैप्लास ऑफ आउटपुट लेनी होती है अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट, इन दोनों की जो रेशो होती है वो होती है ट्रांसफर फंक्शन। अगर इसको मैं फैक्टर में लिखता हूं तो क्या होगा? बाई ऑफ एस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर इसके मैं फैक्टर बना लेता हूं तो ये बनेगा s प्लस 1 s प्लस 2 एंड दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h ऑफ s। ये h ऑफ s क्या है?
लैप्लास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। अगर किसी सिस्टम में इनपुट इंपल्स अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स। अब इस इंपल्स रिस्पॉन्स का अगर मैं लैप्लास ले लेता हूं, टाइम डोमेन टू एस डोमेन चलेगी तो क्या बनेगा, एच ऑफ एस। तो दिस इज एच ऑफ एस, इट इज अ रेशो ऑफ वाई एस अपॉन एक्स ऑफ एस एंड इट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, एस प्लस वन टाइम्स एस प्लस टू। अब बच्चों क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म है, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है। सेम अगर मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना होता है, इंपल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब, एच टी था, इसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स। अगर इसका लैप्लास करते हैं तो मिलता है एच ऑफ एस। एच ऑफ एस को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, रेशो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, और रेशो लैप्लास में होती है। अब मुझे एच टी लेना है, तो एच टी कैसे लूंगा, अगर मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगा तो इसको करते हैं, ये पूछा नहीं गया है पर जस्ट कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, ए अपॉन एस प्लस वन बी अपॉन एस प्लस टू। इस तरह से क्यों लिखा, ये दोनों रूट जो है वो रियल है और डिफरेंट है। एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एस की वैल्यू आई माइनस वन, एस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो एस की वैल्यू आई माइनस टू। और यहां से यहां कैसे पहुंचे, जैसे मेरे पास था एस स्क्र थ्री एस प्लस टू, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एस स्क्र टू इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री एस, टू एस प्लस टू। पहले दो में से एस को कॉमन ले लो, एस प्लस टू, अगले से वन कॉमन ले लो, एस प्लस टू। तो रूट्स कौन से आए, एस प्लस टू डेट इज दिस वन एंड एस प्लस वन। जो डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन टू वे। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। अब मुझे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो शॉर्टकट क्या होगा, इस एस प्लस वन को ढक लो, मतलब इस पर मैंने हाथ रख लिया है, और इस फंक्शन में एस की वैल्यू माइनस वन पुट कर देनी है। एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। जब ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको ढक लेना है, तो रिमेनिंग फंक्शन में एस की वैल्यू माइनस वन पुट कर देनी है। तो क्या आएगा, वन अपॉन, इसको ढक लिया है तो एस में माइनस वन पुट करना है, माइनस वन प्लस टू, क्या आएगा, वन अपॉन वन, टू माइनस वन वन होता है, तो ए की वैल्यू आई वन। मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख रहा हूं एस प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एस प्लस टू को ढक लेना है और रिमेनिंग फंक्शन में एस की वैल्यू माइनस टू पुट कर देनी है। तो सिंपली जैसे माइनस टू पुट करूंगा तो क्या बनेगा, वन, इसको ढक लिया है तो एस की जगह माइनस टू पुट करना है, प्लस वन, मतलब वन अपॉन माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो बी की वैल्यू आएगी माइनस वन। अब एच एस से जाना है एच टी। अब एच एस का आप ले लो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एच एस, और ये बनेगा स्मॉल एच टी इज इक्वल टू, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करो तो ये बनेगा ई टू द पावर माइनस टी, जब इसका करोगे तो ये बनेगा ई टू द पावर माइनस टू टी। तो बच्चों ये था ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज दिस वन। और अगर इंपल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना था तो इसका इनवर्स ले लेना था, तो ये आना था इंपल्स रिस्पॉन्स। तो ये ट्रांसफर फंक्शन एच एस किसके इक्वल होता है, इट इज अ रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। इसी तरह से मुझे ट्रांसफर फंक्शन इस आरसी सर्किट का कैलकुलेट करना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट क्या मिलती है, ये बी जीरो टी, ये टाइम डोमेन में है तो उसका लैप्लास क्या होगा, बी नॉट एस, टाइम डोमेन से एस डोमेन में चले गए, अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है, बी आई टी। जब इसका लैप्लास लेंगे तो ये क्या बनेगा, बी इनपुट एस। मतलब मुझे बी आउट एस अपॉन बी इनपुट एस की रेशियो निकालनी है, वही होगा ट्रांसफर फंक्शन, और साथ में इनिशियल कंडीशन को जीरो ज्यूप करना है। तो बच्चों ये जो सिस्टम है मुझे टाइम डोमेन में दिया गया है, मुझे इसको लेके जाना है एस डोमेन में। तो एस डोमेन में मैं कैसे जा सकता हूं, जैसे यहां पर लगा है कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में आपको पता है आई किसके इक्वल होता है, सी इंटू डी बी अपॉन डी टी। ये टाइम डोमेन में होता है, मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूं आई टी इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी टी बी टी। अगर मैं लैप्लेस ले लेता हूं तो आई टी चला जाएगा एस डोमेन में, आई ऑफ एस, दिस इज सी, डेरिवेटिव है डीवीटी अपॉन डी टी। तो इसका लैप्लास क्या होगा, डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होता है, एस
इनटू बी ऑफ एस, टाइम डोमेन से एस डोमेन में चले गए, माइनस इनिशियल कंडीशन तो जीरो होती है, एलटीआई सिस्टम में इनिशियल कंडीशन जीरो होती है, तो यहीं पर रुक जाना है। तो एक तरह से अगर मैं बी एस अपॉन आई एस की रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो ये बनेगा 1 अपॉन एस सी। बी एस अपॉन आई एस ये होगा इंपीडेंस, जेड ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी। तो बच्चों अगर इस सिस्टम को मैं लैप्लास डोमेन में लेके चला जाता हूं तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को एज ए इंपीडेंस मैं 1 अपॉन एस सी भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक तरह से ये जो कैपेसिटर है इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, एक तरह से ये इंपीडेंस है, और ये इंपीडेंस किस पे डिपेंड करती है, एस डोमेन में। और एस किसके इक्वल होता है, एस होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे टाइम डोमेन से एस डोमेन गया तो ये जो कैपेसिटर है इट विल एक्ट एज ए लीनियर इंपीडेंस डिवाइस, और इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगी 1/SC, और ये इंपीडेंस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, तो ये जो इंपीडेंस है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। और ये जो रजिस्टर टाइम डोमेन में है, अगर इसको एस डोमेन में लेके चले जाते हैं तो ये रजिस्टर ही रहेगा। अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, मुझे पहले ये आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। तो बी आउट एस, एस डोमेन में क्या होगा बच्चों, ये जो इंपीडेंस है एज ए लीनियर डिवाइस ऑपरेट करेगा। करंट क्या आएगा, आई एस। अब टाइम डोमेन टू करंट चला गया है एस डोमेन में, हम लैप्लास में बात करते हैं। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, आई एस आगे जाएगा नहीं, आगे तो ओपन सर्किट है। तो एक तरह से ये इंपीडेंस है, इंपीडेंस इनटू करंट, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, आउटपुट वोल्टेज इन एस डोमेन। तो आउटपुट वोल्टेज इन एस डोमेन क्या होगी, आई एस। अब ये भी करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, इनटू 1 अपॉन एस सी। इसी तरह से बी इनपुट एस निकालते हैं, अगर मैं केवीएल लगाता हूं बी आई एस किसके इक्वल होगा, जो इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, आर इंटू दिस आई एस प्लस दिस आई एस एंड दिस इंपीडेंस 1 अपॉन एस सी। अब यहां से अगर मैं आई एस कॉमन ले लेता हूं तो आई एस तो क्या बनेगा, आर प्लस 1/SC। दिस इज आउटपुट वोल्टेज इन एस डोमेन, दिस इज इनपुट वोल्टेज इन एस डोमेन, इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो बी आउट एस अपॉन बी इनपुट एस किसके इक्वल होगा, ये आई एस कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं सिंपली लिखूंगा 1 अपॉन एस सी अपॉन दिस वन, आर प्लस 1/SC। तो 1 अपॉन एस सी अपॉन इस एस सी का एलसीएम लेता हूं तो ये बनेगा आर एस सी प्लस 1, ये एस सी कैंसिल, किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 1 प्लस आर सी को पहले लिख लेना है, आर सी एस। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन, बी आउट एस अपॉन बी इनपुट एस। अब ये है लीनियर इंपीडेंस, एस किसके इक्वल होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओमेगा क्या है यहां पर, फ्रीक्वेंसी। एक तरह से अगर एस की वैल्यू में जे ओमेगा पुट कर देता हूं, सिग्मा को मैंने कंसीडर कर लिया जीरो, तो सिग्मा को मैंने लिख दिया जीरो, तो सिग्मा एक तरह से क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डीके पार्ट होता है, वो ट्रांजिएंट में इसकी वैल्यू फिर जीरो हो जाती है। तो एस मैंने जे ओमेगा पुट कर दिया, तो दिस इज 1 अपॉन जे ओमेगा सी एंड दिस इज इंपीडेंस। अब अगर इनपुट सिग्नल, ये जो इनपुट सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, तो ये जो इंपीडेंस है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर इंपीडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो एक तरह से ये बन जाएगा ओपन सर्किट, तो सारे का सारा सिग्नल यहां पर आउटपुट में मुझे मिल जाएगा। इसी तरह से अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर ये ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाता है, ये है डिनोमिनेटर में, तो जेड बहुत कम हो जाएगा, तो एक तरह से ये इंपीडेंस बहुत कम हो जाएगी। जैसे ये इंपीडेंस कम होगी तो एक तरह से ये एज ए शॉर्ट सर्किट ऑपरेट करेगा, जैसे ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा जीरो, मतलब यहाँ पर आउटपुट जीरो मिलेगी। तो मतलब अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो है तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगी, अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आउटपुट जीरो मिलती है।
तो एक तरह से ये लो पास फिल्टर है। इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब आर यहां पर लगा लिया, कैपेसिटर यहां पर लगा लिया। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लैप्लास ऑफ आउटपुट एस डोमेन में, लैप्लास ऑफ इनपुट एस डोमेन में इज इक्वल टू, अब सी को किस तरह से लिख सकते हैं? 1/SC। टाइम डोमेन में अगर कैपेसिटर है, अगर मैं इसको एस डोमेन में लेके चला जाता हूं तो इट विल एक्ट एज ए लीनियर इंपीडेंस कंपोनेंट, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 1/SC। अब आउटपुट वोल्टेज क्या होगी जो इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा? फॉर एग्जांपल, अब यहां पर जो करंट है उसको लिख दिया IS, एस डोमेन में चले गए, करंट यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर ये ओपन है, तो सारा का सारा करंट इस तरह से फ्लो करेगा। तो बी आउट एस किसके इक्वल हुआ? IS जो यहां पर ड्रॉप होगा इनटू आर। रजिस्टर का आपको ध्यान रखना है, टाइम डोमेन में आर रहता है और एस डोमेन में भी आर ही रहता है। तो बी आउट एस आ गया, बी इन एस निकालना है तो किसके इक्वल होगा? IS इनटू, एक तरह से ये इंपीडेंस है 1/SC, प्लस यहां पर जो ड्रॉप होगा, KVL लगा रहा हूं ना मैं, वोल्टेज किसके इक्वल होगी? जो यहां पर ड्रॉप होगा प्लस जो यहां पर ड्रॉप होगा, प्लस R इंटू IS। बच्चों ये जो S लिखा है ये स्मॉल होता है, लोअर केस में लिखते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। B इनपुट S, IS मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 1/SC प्लस R। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, मुझे रेशो ही चाहिए, B आउट S, B इन S। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट का लैप्लास लेना अपॉन इनपुट का लैप्लास लेना, जो रेशो होगी उसको ट्रांसफर फंक्शन बोला जाता है। जैसे इन दोनों को डिवाइड करूंगा, IS कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज R अपॉन, इस R को मैंने पहले लिख लिया, प्लस 1/SC, R SC, इसको एलसीएम ले लो, RSC प्लस 1। जब ये SC ऊपर चला जाएगा तो RCS अपॉन, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 प्लस RCS। ये RC क्या है? एक तरह का टाइम कांस्टेंट। तो दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन। अब ये जो RC सर्किट है एक तरह से हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर क्यों है? S होता है सिग्मा प्लस J ओमेगा। अब जो कैलकुलेशन हम स्टडी स्टेट में करते हैं, स्टडी स्टेट में ये जो सिग्मा होता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो एक तरह से S J ओमेगा के इक्वल है, तो एक तरह से 1/J⍵C, ये है इंपीडेंस। अब ये जो इनपुट वोल्टेज है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, तो एक तरह से ये इंपीडेंस है, ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है तो इंपीडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंपीडेंस बहुत ज़्यादा होगी मतलब एक तरह से ओपन सर्किट ऑपरेट करेगा, मतलब यहाँ पर पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आउटपुट 0 मिलेगी, यहाँ से सिग्नल आगे नहीं जा पाएगा, इंपीडेंस बहुत ज़्यादा है, एक तरह से ये ओपन है, तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0। इसी तरह से एट हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दी है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो ओमेगा अब बहुत ज़्यादा है, ओमेगा बहुत ज़्यादा है और ये डिनोमिनेटर में टर्म है, तो इंपीडेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, एक तरह से ये शॉर्ट हो जाएगा। ये जैसे ही शॉर्ट होगा सारे का सारा करंट इस तरह से फ्लो होगा और जो सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप है वो यहां पर हो जाएगी। यहां पर क्यों होगी? ये शॉर्ट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अप्रोक्सीमेट 0 है, तो यहां पर जो ड्रॉप होगा वो BIT के इक्वल होगा, मतलब एट ए हाई फ्रीक्वेंसी ये जो BIT है मुझे आउटपुट में मिलेगा, तो एक तरह से हाई पास फिल्टर है। इस सर्किट को देखते हैं। अब यहां पर लगा है इंडक्टर, ये टाइम डोमेन में है सब कुछ, मुझे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जो इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगी, तो सिंपली आउटपुट वोल्टेज एस डोमेन में कैलकुलेट करनी है अपॉन इनपुट वोल्टेज एस डोमेन में कैलकुलेट करनी है। अब जैसे ही मैं टाइम डोमेन टू एस डोमेन जाऊंगा, ये जो करंट है IT ये किस में चला जाएगा? एस डोमेन में, मतलब IS, और ये जो R है
टाइम डोमेन में आर है तो एस डोमेन में भी आर ही रहता है। इंडक्टर देखते हैं। अब दिस इज ए इंडक्टर और ये करंट इंडक्टर में फ्लो करता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, ये आपको फार्मूला पता होगा, एल डी आई अपॉन डी टी, ये आपने पढ़ा है। टाइम डोमेन से एस डोमेन में जाना है टी, अब टाइम डोमेन से एस डोमेन में चलेगी बी टू एस, एल डी आई अपॉन डी टी है। तो एस डोमेन में कैसे लिखेंगे, एस इंटू आई ऑफ एस। करंट चला गया एस डोमेन में और साथ में यहां पर आ जाता है एस, माइनस इनिशियल कंडीशन होगी जीरो। एलटीआई सिस्टम के लिए इनिशियल कंडीशन जीरो होती है। अब मैं रेशो कैलकुलेट कर देता हूं, बी एस अपॉन आई एस इज इक्वल टू एल एस। बच्चों ये सब कुछ आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा। बी एस अपॉन आई एस क्या होता है, जेड एस इज इक्वल टू एल एस। तो एक तरह से क्या होगा, अगर मैं एस डोमेन में जाऊंगा तो ये एल एज ए इम्पीडेंस एल एस ऑपरेट करेगा, और ये जो इम्पीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। यहां पर फ्रीक्वेंसी है तो एल को मैं किस में चेंज कर सकता हूं, सिंपली एल एस, और ये क्या एक तरह की इम्पीडेंस। अब आगे इजी है, आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी एस डोमेन में, आई एस इंटू आर, जो इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, आर इंटू आई एस। इसी तरह से इनपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगी, केबीएल लगाना है। केबीएल क्या होगा, ये जो वोल्टेज है किसके क्रॉस होगी, जो यहां पर ड्रॉप होगा, जो यहां पर ड्रॉप होगा। तो बी इनपुट एस, एस डोमेन में चले गए हैं, ये स्मॉल बी तो यहां कैपिटल बी लिखा है, इनपुट एस इज इक्वल टू एस डोमेन में जो इंडक्टर है एज ए इंपीडेंस ऑपरेट करता है, और वो जो इंपीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी एस पे डिपेंड करती है, आई एस इंटू एल एस प्लस आर इंटू आई एस। आई एस कॉमन ले लो, एल एस प्लस आर। मैं फिर बोलता हूं, ये जो एस है ये स्मॉल होता है। अब आउटपुट अपॉन इनपुट के बीच में रेशो कैलकुलेट कर दो, बी आउट अपॉन बी इनपुट एस, डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आर अपॉन आर प्लस एल एस। दिस इज ट्रांसफर फंक्शन। अभी तक हमने क्या सीखा, ट्रांसफर फंक्शन को एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज अ रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, और लैप्लास लेना है। अगर इस एच एस का मैं इनवर्स लैप्लास कर देता हूं तो मुझे मिलेगा इंपल्स रिस्पॉन्स एच टी। इंपल्स रिस्पॉन्स एच टी क्या होता है, जब एल टी आई सिस्टम में मैं सिग्नल इंपल्स अप्लाई करता हूं तो जो आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है एच टी। और इस एच टी का क्या बेनिफिट होता है, अब मैं किसी भी इनपुट के लिए मैं आउटपुट बता सकता हूं। तो रिलेशन क्या होगा, वाई टी इंटू कोई भी इनपुट आप उठा लो, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन विद एच टी। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ पोल एंड जीरो। पोल और जीरो को देखते हैं, ये कंट्रोल सिस्टम में बार बार यूज होता है, पोल एंड जीरो। जैसे मेरे पास दिया गया है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट सी से यूज करते हैं, कंट्रोल्ड आउटपुट सी एस, और आर एस रेफरेंस इनपुट। तो इन दोनों की जो रेशो होगी वो होगा ट्रांसफर फंक्शन। यहां पर ट्रांसफर फंक्शन एफ एस से रिप्रेजेंट किया है, पर एक तरह से जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है एच ऑफ एस। ये एफ ऑफ एस क्या है, एच ऑफ एस, और एच ऑफ एस क्या है, इट इज अ लैप्लास ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। सिग्नल अप्लाई करते, और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, जब एलटीआई सिस्टम में हम इंपल्स सिग्नल अप्लाई करते हैं जो आउटपुट मिलती है उसको इंपल्स रिस्पॉन्स बोला जाता है। ट्रांसफर फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, k टाइम्स s प्लस z1 टाइम्स s प्लस z2 अपॉन s प्लस p1 इंटू s प्लस p2। अब ये जो p1 और p2 है, दीज आर द पोल्स, और z1 और z2 है, इनको बोला जाता है जीरो। अब पोल का क्या मतलब है, पोल s की वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती हैं, जैसे s प्लस p1 इसको मैं जीरो पुट करता हूं तो रूट क्या निकलेगा, s इज इक्वल टू माइनस p1। अब ये जरूरी नहीं है कि ये साइन प्लस होने चाहिए, ये माइनस भी हो सकते हैं। सेम अगर s की वैल्यू यहां पर निकालता हूं तो s प्लस पी टू इज इक्वल टू जीरो, तो s का रूट आया माइनस पी टू। अब s में अगर मैं माइनस पी वन पुट कर देता हूं तो माइनस पी वन प्लस पी वन जीरो,
डिनोमिनेटर जैसे जीरो होगा ये क्वांटिटी बन जाएगी इन्फिनिटी। सेम एस प्लस पी टू, एस में अगर मैं माइनस पी टू पुट कर देता हूं, माइनस पी टू प्लस पी टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर को जैसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा इन्फिनिटी। और ये एस क्या होता है, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होता है। एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। तो पोल क्या होता है, आर दोज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी विच मेक्स द ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी। पोल्स वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एस की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यहां पर एस की वैल्यू आई माइनस पी वन, यहां पर एस की वैल्यू आई माइनस पी टू। अगर मैं एस की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये फंक्शन बन जाएगा इन्फिनिटी। तो पोल्स आर दोज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी विच मेक्स द ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी। और पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जीरो, अगर मैं न्यूमरेटर को देखता हूं, एस प्लस जेड वन इज इक्वल टू जीरो, एस की वैल्यू क्या आई माइनस जेड वन। इसी तरह से ये रूट कैलकुलेट करता हूं, एस प्लस जेड टू इज इक्वल टू जीरो, तो एस इज इक्वल टू माइनस जेड टू। अगर एस की वैल्यू माइनस जेड वन पुट कर देता हूं तो माइनस जेड वन प्लस जेड वन जीरो, न्यूमरेटर जीरो बन गया तो ये ट्रांसफर फंक्शन जीरो बन जाएगा। इसी तरह से एस में अगर माइनस जेड टू पुट कर देता हूं तो ये जीरो बन जाएगा, तो मतलब ट्रांसफर फंक्शन जीरो बन जाएगा। तो जीरो आर दोज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी विच मेक्स द ट्रांसफर फंक्शन जीरो। तो बच्चों पोल वो फ्रीक्वेंसी होती है जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को इन्फिनिटी कर देती है, और जीरो वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को जीरो कर देती हैं। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है, मुझे पोल और जीरो कैलकुलेट करने हैं, उसको ग्राफ में बताना है। तो एस प्लेन क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो यहां पर सिग्मा बना दिया, यहां पर जे ओमेगा। अब जीरो कहां कहां पर है, एस माइनस टू एक जीरो, एस माइनस फाइव, एस प्लस एट। तो जीरो कहां पर आया, एस इज इक्वल टू टू, एस इज इक्वल टू फाइव, एस इज इक्वल टू माइनस एट। तो एस इज इक्वल टू टू, तो टू क्या है, पॉजिटिव रियल पार्ट। तो टू जीरो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अगला जीरो है फाइव पे, तो फाइव कहां पर होगा, यहां पर। इसी से अगला जो है माइनस टू, एक तरह से यहां पर वैल्यू रियल में आई। तो एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। और ये जो एस टू है, यहां पर ओमेगा की वैल्यू जीरो है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आई टू, यहां पर सिग्मा की वैल्यू फाइव, यहां पर सिग्मा की वैल्यू माइनस टू। इसी तरह से अब निकालेंगे पोल। पोल कहां पर है, एस, एस प्लस वन, एस प्लस सिक्स, एस प्लस नाइन। इसी तरह से एस प्लस वन माइनस जे थ्री, एस प्लस वन प्लस जे थ्री। अगर पोल निकालते हैं तो एस इज इक्वल टू जीरो हुआ, यहाँ पर एस इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर एस इज इक्वल टू माइनस सिक्स, यहाँ पर एस इज इक्वल टू माइनस नाइन। अब जैसे इसको जीरो करूंगा तो ये आएगा एस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जे थ्री, और ये आएगा एस इज इक्वल टू माइनस वन माइनस जे थ्री। अब ड्रॉ कर देते हैं, ये पोल आया ओरिजिन पे, तो पोल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो पे। अगला पोल आया माइनस वन, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब नेगेटिव रियल नंबर। दिस इज माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स यहां पर होगा। अगला पोल आया माइनस नाइन। अब यहां पर जो पोल मिला मुझे, वो मिला कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी भी है। जब भी पोल कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे दो पोल मिले, एक है माइनस वन प्लस जे थ्री, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस वन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। जब भी कॉम्प्लेक्स में पोल या जीरो मिलेंगे, जैसे यहां पर तो पोल मिले, अगर जीरो भी मिलते तो हमेशा वो कॉन्जुगेट में होंगे। तो ये पोल कहां पर है, माइनस वन प्लस जे थ्री, तो माइनस वन यहां पर है, जे थ्री यहां पर होगा, जे थ्री दैट इज दिस वन। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन प्लस जे थ्री। अगला कहां पर होगा, नीचे होगा इसका कॉन्जुगेट, दैट इज दिस वन। तो ये जो पोल है दिस इज माइनस वन, इसकी लोकेशन क्या है, माइनस जे थ्री। अब ये जो दो पोल है इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कंट्रोल में। इस पोल की लोकेशन है माइनस वन प्लस जे थ्री, और ये जो पोल है इसकी लोकेशन है माइनस वन, रियल पार्ट माइनस वन, और जो इमेजिनरी है दिस इज माइनस जे थ्री। अब दिस इज जे थ्री, दिस इज माइनस जे थ्री। एक तरह से यहाँ ओमेगा थ्री है और यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है माइनस थ्री।
तो बच्चों जब भी कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो होंगे तो वो हमेशा कॉन्जुगेट में होंगे। पोल और जीरो का फिजिकल मीनिंग क्या है? मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है। इस ट्रांसफर फंक्शन में 3 जीरो हैं, Z1 Z2 Z3, और ये बताया नहीं गया है कि ये Z1 रियल है कि इमेजिनरी है कि कॉम्प्लेक्स है। तो जीरो है 3, पोल है 5, P1 P2 P3 P4 P5। अब ट्रांसफर फंक्शन में अगर 5 पोल है तो ये मुझे क्या बताएगा कि अगर सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में 5 एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे। और एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कैपेसिटर एंड इंडक्टर। रजिस्टर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता, कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। तो सिंपली पोल क्या बताता है? द नंबर ऑफ पोल इन ए ट्रांसफर फंक्शन यूजुअली कॉरेस्पॉन्ड इनटू द नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये जो पोल है वो रजिस्टर के बारे में नहीं बता सकता कि सर्किट में कितने रजिस्टर यूज हुए हैं, वो हम पोल के थ्रू नहीं बता सकते। हम केवल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट बता सकते हैं। पर जो जीरो होता है, जीरो से इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि कितने स्टोरेज एलिमेंट यूज होते हैं। तो सिंपली जीरो क्या बताता है? ये वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है जिसके कारण ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जीरो रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी वेयर सर्किट आउटपुट्स कैंसल्ड आउट, मतलब ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड एस डोमेन में जीरो मिलेगा, और इट इज ब्लॉक्ड ड्यू टू हाउ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। मतलब जीरो वो फ्रीक्वेंसी बताएगा जिसके कारण सर्किट की आउटपुट कैंसिल हो जाती है। कैंसिल मतलब आउटपुट जीरो मिलती है। और आउटपुट जीरो या ब्लॉक्ड कैसे हो जाती है वो डिपेंड करता है कि हाउ द कंपोनेंट आर कनेक्टेड, और कैसे कंपोनेंट कनेक्टेड है वो जीरो से आइडिया लग जाता है।